नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो सिलेबस है हिस्ट्री का पहले पेपर का राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के हिस्ट्री के अन्य टॉपिक भी अपलोड कर दिए हैं। क्लासेस जितनी भी अभी तक हो चुकी हैं वो क्लासेस चैनल पर हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें आपको वो सारी क्लासेस दिख जाएंगी, तो वहाँ से भी अन्य टॉपिक्स को आप आसानी से पढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता जो टॉपिक है उनमें नेताओं के नाम दिए हुए हैं, उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं परीक्षा में आ सकते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया है। तो बात करें हम बी.डी. सावरकर की। देखिए, बी.डी. सावरकर का जन्म भागोर गांव, नासिक, महाराष्ट्र में हुआ 28 मई 1883 को। कहाँ पे हुआ? भागोर गांव, नासिक, महाराष्ट्र में 28 मई 1883 को। बी.डी. सावरकर ने दो संस्थाओं का गठन किया, मित्र मेला 1899 में, अभिनव भारत 1904 में। ये दोनों पूछी जाती हैं कि अभिनव भारत और मित्र मेला जो संस्थाएं हैं उनका गठन किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने किया था। इनकी प्रमुख पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 में प्रकाशन से पूर्व इसे जला दिया गया। और दूसरी पुस्तक है हिंदुत्व। तो दो पुस्तकें हैं इनकी महत्वपूर्ण। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 1857 की क्रांति के बारे में लिखा था, और ये इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक थी कि इसको 1909 में इसकी प्रतियों को अंग्रेज सरकार के द्वारा जला दिया गया था। आगे हम बात करें तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया था? विरोध किया था, और इस भारत छोड़ो आंदोलन का नाम रखा था भारत छोड़ो सेना रखो आंदोलन। इनका मानना था कि बिना सेना के हम अपने भारत देश को आज़ाद नहीं करा सकते। 1857 की क्रांति को गदर न कहकर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी इन्होंने ही कहा था। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का पहला एक स्वतंत्रता संग्राम कहा था। उससे पहले तो अंग्रेज़ों ने और लोगों ने उसको एक विद्रोह के स्वरूप में इसको माना था। तो बी.डी. सावरकर के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको भी बताए। एक बार हम इसका रिवीजन कर देते हैं। बी.डी. सावरकर का जन्म भागोर गांव, नासिक, महाराष्ट्र में हुआ 28 मई 1883 को हुआ। इन्होंने दो संस्थाओं का गठन किया, मित्र मेला, अभिनव भारत। मित्र मेला का गठन 1899 में किया, अभिनव भारत का गठन 1904 में किया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। 1909 में प्रकाशन से पूर्व इसे क्या कर दिया गया? जला दिया गया था। और दूसरी पुस्तक है हिंदुत्व। और भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था, और उसका नाम रखा था भारत छोड़ो सेना रखो, क्योंकि इनका मानना था कि बिना सेना के हम जीत नहीं सकते। और 1857 की क्रांति को गदर न कहकर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर ने कहा था। आगे हम बात करें जो सिलेबस के अनुसार जो दूसरे राष्ट्रवादी नेता हैं उनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनका जन्म कांठलपाड़ा, 24 परगना, बंगाल में हुआ। कांठलपाड़ा एक बंगाल में जगह है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। और यही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है जिन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहा जाता है। इन्होंने हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा 1874 में। कब लिखा? 1874 में। तो ये डेट पूछी जा सकती है आपसे कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब लिखा गया? 1874 में। इनके प्रमुख उपन्यास हैं दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, 1865 में लिखे गए। आनंद मठ इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है जो सन्यासी विद्रोह का क्या करता है? वर्णन करता है। देखिए, भारतीय इतिहास में सन्यासी विद्रोह का अपना एक अलग स्थान है। तो आनंद मठ जो उपन्यास है वो सन्यासी विद्रोह का क्या करता है? वर्णन करता है। कपाल कुंडला, मृणालिनी, कृष्णकांत का वसीयतनामा, रजनी चंद्रशेखर, देवी चौधरानी, कमलाकांत का रोजनामचा, इन्होंने उपन्यास लिखे। और इनका अंतिम उपन्यास था सीताराम, 1886 में इनके द्वारा लिखा गया था।
तो इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे? दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ 1865 में। आनंद मठ सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। कृपाल कुंडला, मृणालिनी, कृष्णकांत का वसीयतनामा, रजनी चंद्रशेखर, देवी चौधरानी, कमलकांत का रोजनामचा, और अंतिम जो उपन्यास था इनका था सीता राम। इन्होंने कृष्णचरित नाम के लेख लिखे। इन्होंने किसके लेख लिखे? कृष्णचरित नाम से इन्होंने क्या किए थे? लेख लिखे थे। तो एक बार हम बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में दोबारा हमसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इनका जन्म कांठलपाड़ा 24 परगना बंगाल में हुआ। इन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखा वंदे मातरम 1874 में। इन्होंने उपन्यास लिखे दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ 1865 में। सबसे प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है इनका। सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया इसमें। कृपाल कुंडला, मृणालिनी, कृष्णकांत का वसीयतनामा, रजनी चंद्रशेखर, देवी चौधरानी, कमलाकांत का रोजनामचा अन्य उपन्यास हैं। और अंतिम उपन्यास सीताराम 1886 में इन्होंने लिखा। और कृष्णचरित नाम से इन्होंने क्या लिखे थे? लेख लिखे थे। तीसरे जो राष्ट्रवादी नेता हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं वह हैं लाला लाजपत राय। देखिए, लाला लाजपत राय के अन्य नाम इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है और शेर ए पंजाब भी कहा जाता है। इनका जन्म ढुडिक्का गांव, जगराव कस्बा, लुधियाना पंजाब में हुआ। इनका जन्म 18 जनवरी 1865 को इनका जन्म हुआ था। लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था 18 जनवरी 1865 को। तो इनके अन्य नाम है पंजाब केसरी, शेर पंजाब। जन्म कहाँ हुआ? ढुडिक्का गांव, जगराव कस्बे, लुधियाना पंजाब में। और 18 जनवरी 1865 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आगे हम बात करें लाला लाजपत राय के बारे में, तो इन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज कहाँ पर है? लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन्होंने समाचार पत्र निकाला यंग इंडिया, उर्दू भाषा व दैनिक में, पंजाबी, वंदे मातरम, द पीपल अंग्रेजी में। कौन कौन से समाचार पत्र लाला लाजपत राय ने निकाले? एक निकाला यंग इंडिया, दूसरा निकाला पंजाबी, तीसरा निकाला वंदे मातरम, चौथा निकाला द पीपल। यंग इंडिया उर्दू भाषा में निकाला गया दैनिक अखबार है और द पीपल अंग्रेजी अखबार है। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, महान अशोक, श्री कृष्ण और उनकी शिक्षाएं, छत्रपति शिवाजी, यंग इंडिया पुस्तक भी लिखी, और अनहैप्पी इंडिया विल टू फ्रीडम ये पुस्तक परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इनकी पुस्तकों को एक बार और रिवाइज करें। महान अशोक, श्री कृष्ण और उसकी शिक्षा, छत्रपति शिवाजी, यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडियाज विल टू फ्रीडम, यानी कि क्या भारत मतलब जो असंतुष्ट भारत स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाएगा। तो इस सब के बारे में इन्होंने लिखा और बताया कि भाई किस तरह से हम अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, लाला लाजपत राय ने लाहौर में स्थापना की सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी और तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। तो लाला लाजपत राय ने लाहौर में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना की। कहाँ पर की थी? लाहौर में। 1920 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने ये पूछा जाता है पेपरों में। तो 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1920 को अंग्रेज़ों की जो ये आंदोलन कर रहे थे तो अंग्रेज़ों ने इन पर लाठियाँ बरसाईं। तो लाठियाँ बरसाने के कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। थोड़े लंबे समय तक बीमार चले थे, उसके बाद इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो मरते मरते इन्होंने एक कथन कहा था कि मेरी छाती पर हुआ एक एक लाठी का वार भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील साबित होगा। तो यह कथन किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। और लाला लाजपत राय के बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय सौरमंडल ने एक सितारा डूब गया, भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया। तो लाला लाजपत राय के बारे में एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लाहौर में इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला और इन्होंने जो समाचार पत्र निकाले यंग इंडिया उर्दू भाषा में और दैनिक था यंग इंडिया। याद रखें, नाम हमें इंग्लिश जैसा लग रहा है लेकिन ये किस भाषा में था? उर्दू भाषा में और दैनिक था। पंजाबी वंदे मातरम, द पीपल अंग्रेजी भाषा में था। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है महान अशोक, श्री कृष्ण और उनकी शिक्षाएं, छत्रपति शिवाजी, यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडियाज बिल टू फ्रीडम। लाहौर में इन्होंने
स्थापना की सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की इन्होंने स्थापना की। 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 17 नवंबर 1920 को अंग्रेजों की लाठियों से इनकी मृत्यु हो जाती है। मरते मरते इनका कथन है, मेरी छाती पर हुआ एक एक लाठी का वार भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील साबित होगा। महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया। ये किसके बारे में कहा है? लाला लाजपत राय के बारे में कहा है। अगले जो राष्ट्रवादी नेता हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं वह हैं लोकमान्य तिलक। देखिए, लोकमान्य तिलक का जन्म चिकलगांव रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ पर हुआ? चिकलगांव रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ। इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है और इनके जो आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी ने इनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। और जवाहरलाल नेहरू, JLN का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, ने भारतीय क्रांति का इनको जनक कहा। इनके बचपन का नाम केशव था। लोकमान्य तिलक के बचपन का नाम केशव था। ये आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिए। इनके अन्य नाम हैं लोकमान्य, हिंदू राष्ट्रवाद का पिता और भारत का बेताज बादशाह। इनके अन्य नाम क्या हैं? लोकमान्य, हिंदू राष्ट्रवाद का पिता और भारत का बेताज बादशाह। देखिए, लोकमान्य तिलक के दो प्रमुख समाचार पत्र हैं, केसरी और मराठा। ध्यान दीजिए, केसरी मराठी भाषा में है, 1881 में इन्होंने समाचार पत्र निकाला। मराठा मराठी भाषा में नहीं है, बस इतना याद रखेंगे, अंग्रेजी भाषा में है। 1882 में इन्होंने निकाला। और कहाँ से निकाले थे ये अखबार? बम्बई से इन अखबारों को इन्होंने निकाला था। तो कौन कौन से अखबार हो गए? दो अखबार हो गए, केसरी मराठा। केसरी मराठी भाषा में है, 1881 में निकाला। मराठा अंग्रेजी भाषा में है, 1882 में निकाला। कहाँ से निकाला? बम्बई से निकाला। आगे हम बात करें जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि लोकमान्य तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इसको याद रखिए। लोकमान्य तिलक ऐसे राष्ट्रवादी नेता हैं जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। इन्होंने 1893 में लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृति करने के लिए 1893 में गणपति उत्सव का शुरुआत की और 1896 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। देखिए, ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसीलिए इसको आप याद रखेंगे। पहले गणेश जी को ही पूजा जाता है पूजा में, तो गणपति उत्सव पहले आया। गणपति उत्सव क्या आया? पहले आया। तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई शिवाजी उत्सव पहले आया, गणपति उत्सव पहले आया। तो गणपति उत्सव की शुरुआत पहले हुई 1893 में, उसके बाद 1896 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत हुई। इन्हें महात्मा गांधी के अग्रगामी तथा भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी भी कहा जाता है। इनको महात्मा गांधी के अग्रगामी, भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी भी कहा जाता है। पुनश्च हरिओम आंदोलन चलाया। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? पुनश्च हरिओम आंदोलन चलाया। इनका एक प्रसिद्ध कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। प्रसिद्ध कथन क्या है इनका? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। देखिए, सभी राष्ट्रवादी नेताओं की तरह भी इन्होंने भी अपनी पुस्तक लिखी है और वह पुस्तक है आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस एंड गीता रहस्य। गीता रहस्य को बर्मा की मांडले जेल में लिखा गया 1908 से 1914 में। 24 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की क्या की इन्होंने स्थापना की स्वराज को प्राप्त करने के लिए, और 1 अगस्त 1920 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के जो महान राष्ट्रवादी नेता हैं उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत अथक प्रयास किए थे और अपने अपने जितने भी प्रयास थे राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए, उन सभी प्रयासों को वो लगातार करते रहते थे। तो एक बार हम लोकमान्य तिलक जी के बारे में दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। इनका जन्म चिकलगांव रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ। इनके बचपन का नाम केशव था। इनके अन्य नाम है लोकमान्य, हिंदू राष्ट्रवाद का पिता, भारत का बेताज बादशाह। देखिए, लोकमान्य तिलक को महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक कहा। इनके दो समाचार पत्र हैं, केसरी व मराठा। जो मराठा है वो मराठी में नहीं है, बस ये ट्रिक से याद रखना है इसको। केसरी मराठी भाषा में है, 1881 में समाचार पत्र निकाला गया। इसके एक साल बाद मराठा अंग्रेजी भाषा में है, 1882 में बम्बई से समाचार पत्र निकाला गया।
इन्होंने 2 उत्सव चलाए, शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव। गणेश उत्सव पहले आता है। तो गणेश उत्सव 1893 में इन्होंने शुरू किया और 1896 में शिवाजी उत्सव शुरू किया। लोकमान्य तिलक ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जो कभी भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। महात्मा गांधी के अग्रगामी कहा जाता है इन्हें, भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी कहा जाता है। इन्होंने पुनश्च हरिओम आंदोलन चलाया। इनका कथन था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इनकी पुस्तक है आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस, और इन्होंने एक दूसरी पुस्तक लिखी गीता रहस्य। देखिए, पहली पुस्तक आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस, इन्होंने बताया था कि भारत के जो आर्य हैं वो ध्रुवीय क्षेत्रों से आए हैं, इसी पुस्तक में बताया था। गीता रहस्य बर्मा की मांडली जेल में लिखी इन्होंने 1908 से 1914 में। 24 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की और 1 अगस्त 1920 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ अगले जो राष्ट्रवादी नेता हैं हमारे सिलेबस के अनुसार, वह हैं बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल देखिए, बिपिन चंद्र पाल को फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया, यानी भारत में क्रांतिकारी सोच का पिता कहा जाता है। क्रांतिकारी विचारधाराओं का पिता कहा जाता है किसको, बिपिन चंद्र पाल को। इनका समाचार पत्र था न्यू इंडिया। अभी अभी हमने पढ़ा था लाला लाजपत राय का समाचार पत्र था यंग इंडिया, और बिपिन चंद्र पाल का जो समाचार पत्र है वो न्यू इंडिया। तो यंग इंडिया लाला लाजपत राय का उर्दू भाषा में था, दैनिक था, और न्यू इंडिया अंग्रेजी भाषा में है। कौन सी भाषा में है, अंग्रेजी। परिदर्शक साप्ताहिक समाचार पत्र है। इन्होंने स्वराज पत्रिका इंग्लैंड से निकाली थी और 2 पत्रिकाओं का सहायक संपादन किया, बंगाली और द ट्रिब्यून। कौन सी, बंगाली व द ट्रिब्यून का इन्होंने सहायक संपादन किया। तो एक बार हम बिपिन चंद्र पाल के बारे में दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिपिन चंद्र पाल जी को फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया, भारत में क्रांतीय विचारधारा का जनक कहा जाता है। इन्होंने समाचार पत्र निकाले न्यू इंडिया अंग्रेजी भाषा में, परिदर्शक साप्ताहिक में। ये परिदर्शक समाचार पत्र आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किसका है, तो ये बिपिन चंद्र पाल का है। स्वराज पत्रिका इंग्लैंड से निकाली इन्होंने, और 2 पत्रिकाओं का इन्होंने सहायक संपादन किया, बंगाली और द ट्रिब्यून का सहायक संपादन इन्होंने किया। अगले जो राष्ट्रवादी नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद, इनका जन्म भावरा गांव झाबुआ एमपी में हुआ 23 जुलाई 1906 को, और काकोरी कांड हुआ 9 अगस्त 1925 को। तो काकोरी कांड की डेट पूछी जाती है, जिसमें इन्होंने एक मतलब क्रांतिकारी घटना को, एक बड़ी क्रांतिकारी घटना को क्या दिया था, एक बड़ा स्वरूप दिया था। तो काकोरी कांड कब हुआ, 9 अगस्त 1925 को, और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। इसको चौरा चौरी कांड या चौरी चौरा कांड हुआ, कब हुआ, 9 फरवरी 1922 को। इन्होंने सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने HSRA की स्थापना की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कहाँ की थी, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की थी, जहाँ पर वर्तमान में एक स्टेडियम है, वहीं पर इन्होंने HSRA का गठन किया था। एक क्रांतिकारी गठन था, और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखिए, मुखबिर की सूचना के आधार पर इन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्हें घेर लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, और यह अंग्रेज़ों से लड़ाई करते हुए अंतिम समय में स्वयं को गोली मारकर क्या होते हैं, मर जाते हैं। इनका कथन ये था कि मैं कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा। तो अंतिम समय में भी ये अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आते हैं और अपने आप को क्या कर लेते हैं, गोली मार लेते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल इनको क्विक सिल्वर कहकर पुकारते थे। क्या नाम देते थे, क्विक सिल्वर। कौन, राम प्रसाद बिस्मिल। किसको, चंद्रशेखर आज़ाद को राम प्रसाद बिस्मिल क्विक सिल्वर कहकर पुकारते थे चंद्रशेखर आज़ाद को। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनका जन्म भावरा गांव झाबुआ एमपी में हुआ, 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को होता है, और चौरा चौरी कांड होता है 5 फरवरी 1922 को। और यही चौरा चौरी कांड था जिसका नाम लेकर महात्मा गांधी ने
अपने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। HSRA का गठन सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इन्होंने गठन किया। HSRA का किस किसने गठन किया, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने। और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इनकी मृत्यु हो जाती है। स्वयं को वहाँ पर एक गोली मार लेते हैं और राम प्रसाद बिस्मिल ने इन्हें क्विक सिल्वर कहकर पुकारा है। अगले जो राष्ट्रवादी नेता हैं महान भगत सिंह। देखिए, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ पंजाब में, और इनके पिता का नाम किशन सिंह संधू और माता का नाम था विद्यावती कौर। ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि भगत सिंह कौन सी विचारधारा से प्रभावित थे। मार्क्सवादी विचारधारा से भगत सिंह प्रभावित थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इन्होंने कौन सी पुस्तक ली, मैं नास्तिक क्यों हूँ। और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्य मुर्दाबाद के इन्होंने क्या लगाए थे, नारे लगाए थे। इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्य मुर्दाबाद के इन्होंने क्या लगाए, नारे लगाए। देखिए, क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का गठन किया अक्टूबर 1924 में। देखिए, HSRA का गठन कब हुआ, 1928 में, 4 साल बाद, फिरोज शाह कोटला मैदान में। और HRA का गठन किया। HRA का गठन किसने कब किया, अक्टूबर 1924 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि HRA का गठन किन किन ने मिलकर किया था। देखिए, HRA का जब गठन किया था तो उस समय राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिंद्र सान्याल और भगत सिंह ने मिलकर किया था। बाद में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह भी इसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे। तो HRA का गठन किसने किया, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सचिंद्र सान्याल ने। और बाद में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह इस गठन में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। लाला लाजपत राय की जब हत्या हो जाती है तो 17 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने सैंडर्स की क्या कर दी, हत्या कर दी। और किन किन ने मिलकर की थी, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी हत्या की। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में। ये पूछा जाता है किस केस में इनको फांसी दी गई थी, बम फेंकने वाले केस में फांसी नहीं दी गई थी, इनको लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दी गई थी भगत सिंह को। और 23 मार्च को भारत में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मात्र 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह क्या हुए थे, फांसी पर चढ़ गए थे। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ पंजाब में। इनके पिता का नाम किशन सिंह संधू, माता का नाम विद्यावती कौर है। यह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्य मुर्दाबाद के नारे लगाए, जहाँ पर इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और भगत सिंह अक्टूबर 1924 में जो HRA का गठन हुआ, HRA गठन राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सचिंद्र सान्याल ने किया। बाद में इस संगठन में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह भी शामिल हुए। और 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी गई। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद ने सैंडर्स की हत्या कर दी। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई लाहौर षड्यंत्र केस में। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करें। अगले जो हमारे राष्ट्रवादी नेता हैं वह हैं सुखदेव। सुखदेव का जन्म लुधियाना पंजाब में हुआ। 1926 में इन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था, सुखदेव ने। इसमें कौन कौन थे, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव थे। और लाहौर में नौजवान भारत सभा का क्या किया था, गठन किया था। तो सुखदेव के बारे में यही एक इम्पोर्टेंट है, नौजवान भारत सभा। तो सुखदेव का जन्म लुधियाना पंजाब में हुआ। भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव ने मिलकर 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया। लाहौर में इसका गठन किया गया। अगले जो राष्ट्रवादी नेता हैं हमारे, रास बिहारी बोस। देखिए, रास बिहारी बोस वही राष्ट्रवादी नेता हैं जिन्होंने लॉर्ड हॉरिंग्स पर बम फेंकने की क्या बनाई थी,
योजना बनाई थी? 1913 में लिबर्टी नामक अंग्रेजी पर्चा चलाया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1913 में कौन सा पर्चा चलाया था? लिबर्टी नामक पर्चा, जिसमें अंग्रेजों की क्या की गई थी, अंग्रेजों से ये बात कही गई थी कि आप भारत को छोड़ दीजिए, वहाँ से चले जाइए, भारत अपना शासन स्वयं चला सकता है। 1915 में ये जापान चले जाते हैं और जापान जाकर नारा देते हैं, एशिया एशिया वासियों का है। यह नारा इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनकी विचारधारा थी कि भाई जब हम अन्य देशों का सहयोग पाना चाहते हैं तो हमें अन्य देशों के पक्ष में भी बोलना पड़ेगा, और उस समय अधिकतम एशिया पर अंग्रेज़ों का ही शासन था, तो इन्होंने एक नारा दिया था कि एशिया एशिया वासियों का है। 1924 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। रासबिहारी बोस ने 1924 में टोक्यो जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की टोक्यो जापान में। और जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना है वह दिसंबर 1941 में रासबिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई जापान में। जो 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की बागडोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आ जाती है, और अंतिम रूप से आज़ाद हिंद फौज की जो बागडोर को कौन संभालते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस संभालते हैं, और भारत की आज़ादी के लिए लगातार वो क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो एक बार हम रासबिहारी बोस जी के बारे में दोबारा से रिवाइज कर लें। रासबिहारी बोस ने लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंकने की योजना बनाई। 1913 में लिबर्टी नामक पर्चा बंटवाया। 1915 में ये जापान चले गए, जहाँ पर नारा दिया, एशिया एशिया वासियों का है। 1924 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की इन्होंने स्थापना की टोक्यो जापान में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दिसंबर 1941 में की। रासबिहारी बोस कैप्टन मोहन सिंह ने जापान में की। 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की बागडोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाली, और उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता के बारे में, जिनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और इनकी माता का नाम प्रभावती था। यह अपने समय के बहुत ही फेमस नेता रहे हैं। इन्होंने दिल्ली चलो का क्या दिया था? नारा दिया था। 1920 में ICS की परीक्षा पास की, और इनके राजनीतिक गुरु हैं चित्तरंजन दास, CR दास, इनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं। इन्होंने समाचार पत्र निकाला बांग्लार कथा। कौन सा पत्र निकाला? बांग्लार कथा समाचार पत्र निकाला। देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से याद रखें। देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फरवरी 1938 में और 39 में हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में अध्यक्ष बने कांग्रेस के, और त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने। जब ये त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं तो महात्मा गांधी कहते हैं कि यह पट्टा भी सीतारामैया की हार नहीं है, मेरी हार है। तो जिसके सम्मान में, जिसके मतलब विरोध मानो या महात्मा गांधी का सम्मान मानो, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से क्या दे देते हैं? त्यागपत्र दे देते हैं। और 1 मई 1939 को ये एक नए संगठन की स्थापना करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करते हैं? 1 मई 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। देखिए, जितना प्रसिद्धि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी, महात्मा गांधी की थी उस समय, उतनी ही प्रसिद्धि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी थी। तो ये अलग से एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। और जब ये बर्लिन में जाते हैं तो बर्लिन में इनका नाम होता है ऑरलैंडो मजेटा। जर्मनी में नेताजी नाम पड़ा, हिटलर ने नेताजी का नाम दिया था। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने कमान संभाली, और 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया, और 8 नवंबर 1943 को अंडमान निकोबार को जीत लिया, और वहाँ पर अंडमान निकोबार में इन्होंने अस्थायी सरकार का गठन किया। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार को जीता, यही कारण है कि अंडमान निकोबार आज भारतीय राजनीतिक और भूमि क्षेत्र का क्या हिस्सा है? भारत की सीमा के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसको जीता था। तो एक बार हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इनका जन्म
23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, माता का नाम प्रभावती था। इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। 1920 में ICS की परीक्षा पास की। इनके राजनीतिक गुरु हैं CR दास, चित्तरंजन दास। समाचार पत्र इन्होंने बांग्लार कथा निकाला। देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फरवरी 1938 में हरिपुरा गुजरात अधिवेशन के अध्यक्ष बने। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने। 1 मई 1939 को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बर्लिन में अपना नाम ऑरलैंडो मजेटा रखा। ऑरलैंडो मजेटा नाम से प्रसिद्ध हुए। जर्मनी में इन्हें नेताजी नाम पड़ा। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्थायी सरकार का गठन किया। 8 नवंबर 1943 को अंडमान निकोबार में स्थायी सरकार इन्होंने बनाई। तो इस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने अंडमान द्वीप का नाम शहीद रखा और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज रखा। यानी जब अंडमान निकोबार को इन्होंने जीत लिया तो अंडमान का नाम क्या रखा? शहीद। और निकोबार का इन्होंने नाम रखा था स्वराज। A.D. लोगानदान अस्थायी सरकार के प्रथम भारतीय प्रशासक बने। A.D. लोगानादान अस्थायी सरकार के प्रथम भारतीय प्रशासक बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या नारा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और 18 अगस्त 1945 को कारमोसा द्वीप में विमान दुर्घटना में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि आज भी इनकी मृत्यु के बारे में असमंजस है कि इनकी वास्तव में मृत्यु हुई थी या नहीं भी हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी मृत्यु हुई थी और कुछ लोग कहते हैं कि इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। लेकिन जो भी है, पर पुस्तकों में ये बताया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 18 अगस्त 1945 को कारमोसा द्वीप में विमान दुर्घटना में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी ने बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा है? तो महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा है। तो इस तरह से दोस्तों, हमने जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय था कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रमुख भारतीय नेताओं के बारे में जो हमें पढ़ना था सिलेबस के अंतर्गत, उन सभी प्रमुख भारतीय नेताओं को हमने पढ़ा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी है? कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हिस्ट्री के अन्य टॉपिकों को आपको अपलोड कर दिया गया है, उन सारी क्लासेस को आप पढ़िए। और निश्चित रूप से आप बहुत ही कम समय में हिस्ट्री को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। और मैंने इस तरह से इसको पढ़ाया है जैसे आप पूरी हिस्ट्री को बहुत कम समय में आसानी से रिवाइज करके आप परीक्षा देने जा सकते हो। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप सभी जो क्लासेज हैं उनको ज़रूर देखिए और बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए कि भाई क्लासेस का जो पढ़ाई है वो आपको कैसी लग रही है। और निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभकारी रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर कीजिए जिससे कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो मित्र हैं तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये लाभ पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।